वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की चैप्टर है भूकंप, जिसे हम सिज्मिसिटी के नाम से जानते हैं। आज हम सिज्मिसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है, कैसे भूकंप आता है, किन कारणों से आता है, उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए आगे बताते हैं। इस चैप्टर का नाम है सिज्मिसिटी। सिज्मिसिटी जिसे हिंदी में कहते हैं भूकंप। आज बात करते हैं सिज्मिसिटी की। सिज्मिसिटी किन कारणों से आता है भूकंप, भूकंप किन किन कारणों से आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 कारण। सबसे पहला कारण है टेक्टोनिक। दूसरा कारण है, पहला नंबर है टेक्टोनिक, दूसरा नंबर है ज्वालामुखी। तीसरा कारण है कृत्रिम। चौथा कारण है हमारा पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। इन्हीं कारणों से आता है मेनली इन 4 कारणों से पृथ्वी पर भूकंप आता है। पहला क्या है, टेक्टोनिक। टेक्टोनिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसका विस्तृत में क्या है, टेक्टोनिक कैसे है, कि भूकंप टेक्टोनिक के कारण से कैसे आता है। टेक्टोनिक जैसे ये हमारा प्लेट है, और एक बात और बता दें, प्लेट जो है हमारे पृथ्वी पर कई सारे प्लेटों पर टिकी है। हमारे जो प्लेट है कई सारे प्लेटों पर पृथ्वी हमारी रुकी है। जैसे जो हमारा स्टेनोस्फीयर है, यानी कि दुर्बन मंडल के ऊपर एक स्थल मंडल है। स्थल मंडल और स्टेनोस्फीयर यानी कि दुर्बन मंडल के बीच में जो हमारा प्लेट है, इन्हीं प्लेटों पर हमारी पृथ्वी स्थल मंडल टिकी हुई है। इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। कैसे कैसे टकराता है, इनका अलग अलग नियम है। इन्हें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो क्या है, देखिए ऐसे प्लेट है, कोई प्लेट अगर ऊपर नीचे जाता है, इन्हें हम कहते हैं रूपांतर विधि। इसे हम रूपांतर कहते हैं। जब हमारा प्लेट, एक प्लेट ऊपर जाएगा, एक प्लेट नीचे जाएगा, इन प्लेटों में अगर इन प्लेटों में घर्षण हुआ तो इन्हीं के कारणों से भूकंप आता है। अगर प्लेट ऊपर नीचे जाएंगी, एक प्लेट आपस में टकराएंगी, इन्हीं टकराने के कारण पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न होता है। अब भूकंप क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पृथ्वी पर कहीं किसी धरातल पर कंपन अगर हुआ, डगमगाई पृथ्वी, उसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप इन्हीं कारणों से होता है। और ये बता दें ये कैसे होता है, आखिर पृथ्वी हमारी जो है, क्यों प्लेटें हमारी गति करती हैं, क्यों गति करती हैं, कैसे गति करती है, इसके बारे में। जैसे हमारे स्टेनोस्फीयर में जो दुर्बल मंडल है, उसके नीचे में काफी सारे तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व, जैसे मैग्मा पाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और मैग्मा के चेंबर पाए जाते हैं। इन्हीं के आपस में क्रिया करने से पृथ्वी में एक गति उत्पन्न होती है। मैग्मा बाहर आना चाहती है। जैसे यहाँ कोई एलिमेंट्स हैं और ये आपस में गति करते हैं। गति करने की वजह से ये मैग्मा बाहर निकलना चाहती है। पृथ्वी को फाड़ कर ऐसे बाहर निकलना चाहती हैं, और जब मैग्मा नहीं निकल पाती है तो ये जो हमारे पृथ्वी मैग्मा है, इसी मैग्मा और रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये आपस में क्रिया करते हैं। जब क्रिया करते हैं तो मैग्मा बाहर निकलना चाहती है। बाहर जब पृथ्वी यहाँ से एक प्रत्यास्थ बल लगाती है, प्रत्यास्थ बल लगाती है, मैग्मा के जो चैम्बर होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, ये सब बाहर निकलना चाहती, क्रिया करती हैं। जब बाहर निकलती है, कभी कभी जब मैग्मा बाहर निकल जाती है
तो ये क्या होता है, ये निकलता है लावा। जो मैग्मा जब क्रिया करती है तो निकलती है जो जो निकला हुआ भाग उसे हम लावा कहते हैं। जब लावा बाहर निकलता है, धुआं और कण मैग्मा के निकलने से जो लावा निकलते हैं उन्हें हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, इन्हें ज्वालामुखी भी कहते हैं। और कभी कभी ये जब मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता और नहीं निकल पाता तो पृथ्वी में प्लेटों में गति होती है। इन कारणों से प्लेट क्या होता है, टकराती है आपस में, टकराने की वजह से भूकंप आता है। एक कारण तय हो गया। दूसरा कारण क्या है, प्लेटों में भी तीन प्रकार की गतियां होती है। एक तो हम बता दें रूपांतर विधि गति होती है। एक है जब प्लेट आपस में, जब प्लेट इस तरह आती हैं, एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से, जब ये प्लेटें आपस में सटती हैं तो भी भूकंप आने के चांस होते हैं, तो भी भूकंप आने के चांस होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। पहले को हम अब रूपांतर कहते हैं, दूसरे को अभिसारी कहते हैं। एक तीसरा है प्लेट, इसे हम कहते हैं अपसारी। तीसरा है, इसे क्या कहते हैं, जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएंगी, तो क्या होते हैं, उसे कहते हैं अपसारी। अपसारी। इन प्लेटों से हिमालय का निर्माण होता है। इन प्लेटों से हिमालय का निर्माण होता है। हमारे जो यहाँ हिमालय है, हिमालय की जो चोटियां हैं, जो श्रेणियां हैं, सभी इन्हीं प्लेटों से, इसी प्लेट से, अभिसारी विधि से हिमालय का निर्माण होता है। जब ऐसे दबते हैं, जो उसमें मलबा जमे हैं, कूड़ा कंकड़ जमे, वो सब जब आपस में दबते हैं तो गुंबद निमा, लुकीला निमा बाहर उठते हैं, उसे हम हिमालय कहते हैं। ठीक ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। हमने टेक्टोनिक विधि बता दी है, टेक्टोनिक के थ्रू कैसे ज्वालामुखी भूकंप आता है। ज्वालामुखी के द्वारा बता दे ज्वालामुखी कैसे आता है, ज्वालामुखी आएगी तो भी भूकंप आता है। और तीसरा है कृत्रिम विधि। जब हमारे जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट हैं, जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो भी भूकंप आने के ज्यादा चांस होते हैं। बट उसमें ये बात है, जो कृत्रिम होती है वो आपदा नहीं लाती है। जो कृत्रिम परीक्षण होती है परमाणु बमों का, उनसे भूकंप आते नहीं है, आते हैं, पृथ्वी कंपन करती है, लेकिन आपदा नहीं लाती है। ठीक ना। और चौथी विधि है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। हमने बताया था रूपांतर विधि, जो प्लेट होती है गति करती हैं, जब लावा और मैग्मा आपस में वो जो क्रिया करती हैं, रासायनिक क्रिया करती हैं, जब प्रत्यास्थ बल लगता है अंदर, जब प्रत्यास्थ बल लगता है, उनकी वजह से भी भूकंप आते हैं। उन्हें हम पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। बात है कि जो भूकंप है किन किन तरंगों से आते हैं। मेनली तीन प्रकार के तरंगे हैं, मेनली तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से तरंगे हैं, तो बात उसके हम करते हैं। पहला है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, इसे हम कहते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या है, प्राथमिक तरंगे, इसे हम शॉर्टकट में पी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे जो है, ये जो पी वेव्स हैं, ये इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, इनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है। इनका स्पीड होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो प्राथमिक वेव्स हैं, जो प्राइमरी से वेव्स हैं, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पी वेव्स के स्पीड कितनी होती है, तो बताना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और तीनों तरंगों में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, प्राथमिक तरंगे की। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगों में चलती हैं। जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगों में चलती है। अनुदैर्घ्य यानी कि प्रकाश जिस तरंगों में चलता है, प्रकाश के कण जिस तरंगों में चलते हैं, उन्हीं तरंगों से हमारा ये प्राथमिक वेव चलते हैं। जैसे कि कौन से तरंगे में चलता है, अनुदैर्घ्य तरंगे। जैसे ये है तरंगे,
ये तरंगे। जैसे आप लोग हम एग्जांपल बता देते, कोई तालाब, अगर उसमें छोटा सा कंकड़ मारेंगे, जो लहर उड़ती है ऐसे ऐसे जाती है, वही तरंग होता है। वो जो तरंगे होती हैं सबसे कम होती है इनकी तरंगे, तीव्रता इसकी जो है प्राथमिक वेव की तीव्रता सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स का। सेकेंडरी वेव्स का इसे हम कहते हैं द्वितीयक तरंगे। इनकी स्पीड जो है प्राथमिक वेव्स से, जो हम प्राथमिक तरंगे बताए हैं, उनसे कम होता है। इनकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। किससे कम होती है? पी तरंगों से। इनकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और बात करते हैं इनका तरंग दैर्ध्य कितना है। तरंग दैर्ध्य, ये जो तरंग दैर्ध्य हैं ये अनुप्रस्थ में चलते हैं। अनुप्रस्थ में चलते हैं। जैसे कि हमारा ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ में चलती हैं, उसी तरीके से हमारा सेकेंडरी वेव्स जो है अनुप्रस्थ तरंग में चलती है। अनुप्रस्थ। बात करते हैं, इनकी तरंगे थोड़ा सा बड़ा होता है और ये पी तरंगों से थोड़ा सा ज्यादा इनकी तीव्रता होती है। इस तरंग की पी से ज्यादा। पी से ज्यादा होती है। और अब हम बात करते हैं तीसरे का, जो हमारा तृतीय तरंग है, उसे हम कहते हैं धरातली तरंग, या इसे कहते हैं लॉन्ग वेव्स। इसे हम लॉन्ग वेव्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धरातली तरंगे। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं लव वेव्स। लव वेव्स, जो लव नाम पड़ा है इनका, लव वेव्स जो नाम पड़ा है, एक हमारे कोई साइंटिस्ट थे जो तृतीय तरंगे, जो धरातली तरंग है, उनकी खोज किए थे। उन्हीं के नाम पे लव वेव्स भी पड़ा है। इसे लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं, इसे धरातली तरंग भी कहते हैं। धरातली तरंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके आगे। तो धरातली तरंग जो स्पीड होती है सबसे कम होती है। इसकी स्पीड जो है सबसे कम होती है। 1.5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसकी स्पीड है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? पी तरंगों की। सबसे ज्यादा स्पीड पी तरंगों की। सबसे कम स्पीड किसकी है? एल तरंगों की। अब बात करते हैं इसकी तरंग क्या है। तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए उठेगा, क्वेश्चन ये उठेगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से तरंगों में है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लॉन्ग वेव्स में है, धरातली तरंग में है। हम एक एग्जांपल बताते, जो जैसे कोई तालाब है, छोटा सा कंकड़ मारेंगे तो छोटी छोटी लहरें उठेंगी, उससे भी बड़ा कंकड़ मारेंगे तो थोड़ी और लहरें बड़ी उठेंगी, और कोई बड़ा सा टीला फेंक देंगे तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, जो उसकी लहर है, सबसे ज्यादा उठेंगी। तो ही है एग्जाम्पल, ये सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसमें है। जिसमें तरंग दैर्ध्य ज्यादा आएंगी उसमें ज्यादा भूकंप आएंगे, उसमें ज्यादा आपदा आएंगी। जिसमें कम तरंग दैर्ध्य होंगी उसमें आपदा कम आएंगी। जैसे कोई नाव नदी में कोई तालाब है, उसमें एक कागज की नाव बना लिए हैं, छोटा सा कंकड़ मारेंगे, छोटी छोटी लहरें उठेंगी, सिर्फ नाव हिलेगा। थोड़ा और से बड़ा मारेंगे तो हो सकता है नाव में पानी घुस जाए। लहर उठेगी थोड़ी थोड़ी तो हो सकता है पानी घुस जाए। थोड़ा और बड़ा सा टीला उठा के उस तालाब में फेंकेंगे, हो सकता है नाव डूब जाए। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उसकी तरंगे सबसे ज्यादा है। जिसकी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी,
वो भूकंप ज्यादा लाएगी, आपदा ज्यादा लाएगी, उसमें विनाशकारी होती है। अब आप लोग बता सकते हैं सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगे हैं? लॉन्ग वेव, क्योंकि इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और प्राइमरी बेस में इसकी तरंग सबसे कम होती है, क्योंकि ये विनाशकारी, इसलिए विनाशकारी नहीं है। और सबसे ज्यादा जिसका तरंग दैर्घ्य होगा सबसे ज्यादा उसमें विनाशकारी होगा। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा 8 किलोमीटर पर सेकेंड से आती है। उसका सेकेंडरी वेव्स का जो है स्पीड 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो लॉन्ग वेव्स है जिसे धरातली तरंगे कहते हैं उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसकी स्पीड हो गई, इसकी तरंग दैर्घ्य हो गई, सबसे ज्यादा इसमें, सबसे कम इसमें। ये विनाशकारी अधिक होगा, ये ना के बराबर विनाशकारी होगा। अब बताते हैं तरंग दैर्घ्य कहाँ कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी है। ये मान लेते हैं हमारा स्तू है, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल, या इंग्लिश में कहते हैं स्थैनोस्फीयर। ये हमारा स्थल मंडल है। इसमें जो है लिक्विड भरा है, इसमें स्टेनोस्फीयर में सब लिक्विड भरा है, यानी कि इसमें मैग्मा है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स है, ये सब स्थल मंडल है। मान लेते हैं भूकंप का केंद्र यहाँ है, भूकंप यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो भूकंप स्टार्ट होता है इसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इसे हम भूकंप का केंद्र भी कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। और क्या है, जैसे यहाँ से कोई भूकंप का केंद्र है, अब यहाँ धरातल पे आ गया, कंपन हुआ, इस जगह को हम कहते हैं अधि क्या कहते हैं? अधिकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर, इसे अधिकेंद्र कहते हैं, इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी तीनों तरंगे थी, P, शॉर्ट नेम इसका P हो गया, S हो गया, L हो गया, इसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, इसे हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, इसे लॉन्ग वेव्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो P तरंगे हैं। P ऐसी तरंगे हैं जो ठोस, द्रव और गैस में जाती हैं, चलती हैं। इनका जो गति होता है ठोस, द्रव, गैस, लिख देते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये जो है P तरंगे, ये तीनों माध्यम में चलती हैं। S तरंगे जो है सिर्फ ठोसों में चलती है, ठीक ना। बात करते हैं जैसे P, यहाँ से भूकंप जब यहाँ से केंद्र से उठा, भूकंप धरातल पे आया तो P जाता है, ऐसे ऐसे भूकंप स्थल मंडल पे चलना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर देती है। जब वो ठोसों में चलती है तो उसके पथ में कोई डगमगाहट नहीं होती। जब वह यहाँ से लिक्विड में चलना स्टार्ट कर देती है तो वो भी डगमगा जाती है। उसके पथ में थोड़ा सा जब माध्यम चेंज होता है तो थोड़े इसके रास्ते में, गति में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब ये जो P तरंगे हमारी चली हैं, तीनों में चली हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चलती हैं, तीनों में चलती हैं। अब बात करते हैं ठोस, सेकेंडरी वेव्स की, जो हमारा द्वितीयक तरंगे हैं, ये कहाँ कहाँ चलती हैं? हमने बताया था सिर्फ ये ठोसों में चलेंगी, लिक्विड में नहीं जाएंगी। अब जहां जहां S तरंगे हैं ऐसे जाएगा, यहाँ 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 तक,
यहां तक आएगी। यहां तक तो P और S दोनों तरंगे आएंगी, लेकिन यहाँ लिक्विड में S तरंगे जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि ये ठोस में सिर्फ चलती हैं, लिक्विड में नहीं चलती, द्रव में नहीं चलती, ठीक ना। अब जब यहाँ दोनों तरंगे आई, यहाँ जिस एंगल पे आती हैं उसे हम 105 अंश का 105 अंश का कोण बनाती हैं, और 105 से लेके 145 अंश तक, यहाँ भी 105 से लेकर 145 अंश का कोण बनाती हैं। अब आप कहेंगे ये जो तीनों, यहाँ जो तीनों तरंगे हैं, यहाँ कोई ऐसी तरंग नहीं पहुंचेंगी। जहां कोई तरंग नहीं पहुंच रही है, जहां कोई गमन नहीं हो रहे, गति नहीं कर रहे तीनों तरंगों में, इसे हम कहते हैं PS छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? PS छाया क्षेत्र कहते हैं। इसको भी हम PS छाया क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं L तरंगे, लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स कहाँ चलती हैं? देखिए, लॉन्ग वेव्स ऐसी तरंगे हैं जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। वो कहीं भी नहीं चलेंगी, न ठोस, मतलब इस अंदर नहीं जाएंगी। जहां जहां P चलती हैं, जहां जहां S चलती हैं, वहां उस जगह पे L तरंगे नहीं चलेंगी। ये चलेंगी तो चलेंगी सिर्फ धरातल पर। कहाँ चलेंगी? सिर्फ धरातल पर। इसीलिए ज्यादा तरंगे विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, धरातल पर चलती है, इसलिए ज्यादा विनाश करती है। धरातल पे ऐसे चलेगी, ये तरंगे सिर्फ धरातल पर चलेंगी और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, ठीक ना। और ये विनाशकारी इसीलिए तरंगे होती हैं धरातल पर चलने की वजह से। इसके आगे हम चर्चा करते हैं इनके उपकरण के बारे में। बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप आती है, उनका कैसे पता चलता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आई है, कितनी स्पीड में आई है। उनके एक यंत्र होते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ जो है यंत्र होता है, जैसे हमारे पास ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या है? यंत्र है। इसे मापते हैं, ये थर्मामीटर यंत्र है। और जो इसकी मात्रक होती है, जो बताता है कि सेंटीग्रेड में आया है, सेंटीमीटर में आया है, या फ़ारेनहाइट में आया है, फ़ारेनहाइट में आया है। तो इसी तरह हमारा सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है। ये जो है एक मार्केली स्केल पे आता है। मर्केली स्केल। एक दूसरा क्या होता है? रिक्टर स्केल होता है। अब मार्केली स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल वो होता है जैसे कहीं भूकंप आया, अब भूकंप आया, वहां का अनुमान लगाता है कि कितनी आपदा लाई है, कितनी नुकसान पहुंचाई है। नुकसान जो पहुंचाती है उसका अनुमान लगाता है कौन सा स्केल? मार्केली स्केल। मर्केली स्केल। और जो रिक्टर स्केल है, हमने आपसे बताया था रिक्टर जो तरंगे चलती हैं तो कितनी तीव्रता से चलती हैं। तो जो रिक्टर स्केल है ये तीव्रता नापती है। इनका जो नापने का डिजिट होता है 0 से 12 डिजिट में नापा जाता है। जो मर्केली स्केल होता है वो 0 से 12 डिजिट में नापा जाता है। 0 से 12 डिजिट में नापा जाता है। और रिक्टर स्केल जो होता है 0 से 9 में नापा जाता है। ये आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, ये जो 0 से 9 है, अभी नेपाल में एक बार भूकंप आया था तो उसमें न्यूज में देता है कि 9.5 रिक्टर स्केल के इतने तीव्रता से भूकंप आई थी। तो उसकी तीव्रता होती है जो डिजिट में नापा जाता है, 0 से 9 डिजिट में नापा जाता है।
और एक बात और है, जैसे एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाता है, तो एक डिजिट में जितना भूकंप आया है दूसरे में जब जाएगा तो उसका 10 गुना आपदा लाएगी। बहुत भयानक होती है। जितने जितने स्पीड में मतलब डिजिट में जाएगी उसका 10 गुना उसकी विनाशकारी होती है। अभी तक 9 हमारा जो स्केल रिएक्टर स्केल है अभी 9 तक मापा गया है। पिछली बार कभी आया था भूकंप 9.5 तक आया था, और इससे ज्यादा आने की चांस भी नहीं है। इतने की मतलब आती है 0 से 9 डिजिट में, ठीक ना। अब बात करते हैं, हाँ जो रिक्टर स्केल है जो सिस्मोग्राफ लगा है, ये कहाँ कहाँ किन किन प्रदेशों में लगा है उसके बारे में बता देते हैं, कहाँ कहाँ लगा है। रिक्टर स्केल जो होता है कि जैसे भूकंप आया वो ऑटोमेटिकली होता है, वो अपने आप उसका तुरंत कैच करेगा कि कितनी स्पीड से आएगा। और एक बात और बता, रिक्टर स्केल है ऐसा स्केल है, अगर इंडिया में भूकंप आया है और एक सिस्मोग्राफ लगा है ऑस्ट्रेलिया में, तो सिस्मोग्राफ जो इंडिया का और जो ऑस्ट्रेलिया का है वो सेम बताएगा, ना कि अलग अलग बताता है। और जो हमारा मार्केली स्केल होता है, जितनी दूरी बढ़ेगी उसकी अनुमानता गलत आती है। नजदीक में तो सही बताएगी और दूर जाती है तो गलत अनुमान देती है। और रिएक्टर स्केल जो तीव्रता मापती है, चाहे जहां लगा दो, भूकंप इंडिया में आया है तो चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लो चाहे इंग्लैंड में देख लो, उसका स्केल जो है, उसका रिएक्टर स्केल जो उसका पैमाना जो उसका तीव्रता है सेम बताएगा। जो इंडिया का बताएगा वही इंग्लैंड का भी बताएगा, ठीक ना। कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ हमारा जो लगा है, जो सिस्मोग्राफ जो लगा है यंत्र कहाँ कहाँ लगा है। एक तो लगा है दिल्ली में, दूसरा लगा है देहरादून में, तीसरा लगा है कोलकाता में, चौथा लगा है पूना में, पांचवा लगा है मुंबई में। इन्हीं जगह पे सिस्मोग्राफ जो लगाए हैं यंत्र, इन्हीं 5 जगहों पे लगा है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को हमारे, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब